दोस्तों अगर ज़िंदगी में डिसिप्लिन किसी से सीखना है ना तो वो है यार इंडियन आर्मी। जो शानदार तरीके का डिसिप्लिन आप लोगों को सिखाती है ना भाई साहब, ज़िंदगी में चार चांद लगा देती है। आप लोगों में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जो अपने आप को डिसिप्लिन में रख पाते हैं। जिस टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया मॉर्निंग में उठने का उस टाइम आप लोग उठ पाए, जिस टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया सोने का उस टाइम आप लोग सो पाए। अपना जो पैटर्न आप लोगों ने फॉलो करने की बात की थी वो पैटर्न आप लोगों ने फॉलो किया। क्या रेगुलरली आप लोग ऐसा कर पाते हैं या फिर हफ्ते में आप लोग 6 दिन या 5 दिन भी ऐसा कर पाते हैं तो आप लोग बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बताइएगा जरूर कैसा है आप लोगों का डिसिप्लिन, किस तरीके से आप लोग अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, कैसा रहा आज आप लोगों का कल का दिन और आज का दिन कैसे लेकर चलने वाले हैं। 24 अप्रैल है आज, बहुत ही शानदार आज का ये डिस्कशन रहेगा। द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे यहाँ पर वो कवर करेंगे, जो कि एक शानदार तरीके से कवरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में, यानी कि टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बताना जरूर। बाकी अगर बात करें तो बहुत ही शानदार बात यार यहाँ पर बोली गई है। जिंदगी में एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंसान बुरे वक्त में आप लोगों का साथ देना उस इंसान का साथ कभी मत छोड़ना। जिंदगी में आप लोग जब ऊपर जाओगे कुछ लोग आप लोगों के साथ में होंगे, जब नीचे आओगे उस टाइम भी कुछ लोग आप लोगों के साथ में होंगे। पर लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि हमेशा आप लोगों के साथ में देखने को तो मिलेंगे पर लेकिन उस टाइम पर आप लोगों के साथ में नहीं होंगे जिस टाइम पर उनकी रिक्वायरमेंट होगी आप लोगों को। और मैं तो ये बोलूँगा खुशनसीब है वो लोग जिनकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है, उनको इंसान पहचानने का मौका तो मिल जाता है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ज़िंदगी भर इस चीज़ को पहचान ही नहीं पाते हैं। तो ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव आते बहुत ही ज़रूरी हैं और ये आने भी चाहिए, तो पता तो चल जाता है कि किसने चढ़ते वक्त धक्का लगाया और किसने उतरते वक्त। तो ये सब नोट करके रखना दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। कुछ ऐसे दोस्त आप लोगों उस टाइम पर मिल जाएंगे जिनको आप लोग सोच भी नहीं रहे थे कि यार ये इतना अच्छा इंसान है और इस तरीके से आपका साथ देकर चला जाएगा। और कुछ ऐसे धोखेबाज आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आप लोगों को लग रहा था कि यार ये तो जिगर का टुकड़ा है, तो भाई साहब जिगर को छलनी कर कर चला गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पहचानो कौन, देखता हूँ कौन कौन पहचान पाता है। और डिसिप्लिन आप लोग इनसे भी सीख सकते हैं भाई साहब। ये देखो मतलब डिसिप्लिन एक नेक्स्ट लेवल का डिसिप्लिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनका नाम बताइए, इनके बारे में एक न्यूज़ है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। और इसी के साथ में तहे दिल से धन्यवाद जो रात को भी जगकर यहाँ पर एक तरीके से मशक्कत कर रहे हैं। यार सो जाते मॉर्निंग में कर लेते कोई बात नहीं, इन्होंने बोला 12 बजे से पहले ही कर देता हूँ कि इसके बाद में सर्वर डाउन हो जाएगा सर। थैंक्स अ लॉट डियर। बहुत सारे मेल आए रात को 12 बजे ही, मैं देख रहा था जब उठ के देखा मैंने, मतलब व्हाट्सएप पर भी, इसी के साथ में यहाँ पर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, मैंने देखा दुनिया भर के नोटिफिकेशन। यार मतलब क्या ही बोलूँ, थैंक्स अ लॉट, तहे दिल से धन्यवाद यार। बाकी इसके साथ में पढ़ाई करते रहो अपना शानदार तरीके से। किस किसने टेस्ट दिया, दोनों टेस्ट किस किसने अटेम्प्ट किए, एक तो यहाँ पर ये था एपीएफसी वाला और एक था डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो कि शाम को 5 बजे आया था। इसके अंदर 45 क्वेश्चन दिख रहे थे, पता नहीं क्यों बाद में अपडेट कर दिया 50 क्वेश्चन है पूरे, जाकर आप लोग चेक कर लेना। बाकी आप लोगों की क्लासेज जो हैं वह सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आप लोग को बता दूँ, एक तो डिसिप्लिन जो आप लोगों को अगर लगता है कि डिसिप्लिन में आप लोगों को अपने आप को लाना है तो एसएलवी प्लानर जरूर फॉलो करना, ठीक है। ये नहीं थी इंपॉर्टेंट बात, ये थी आप लोगों के लिए मार्च मंथ का करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है और उसकी पीडीएफ जाकर चेक करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जी हाँ बिल्कुल सही सुना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मंथली जो वीडियो है पीडीएफ उसमें से। और यहाँ पर आप लोगों को जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों की तीनों अपडेट कर दी हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इनको जाकर आप लोग जरूर डाउनलोड करना। खासकर हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर परेशान थे। आने वाले टाइम में जल्द ही आप लोगों को 1 साल की, मैंने बोला था 1 साल की कंप्लीट होती ही आप लोगों को नजर आएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर स्टडी को सही डायरेक्शन देते हुए, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें। अगर कोई ऐप नहीं है किसी के पास में, डाउनलोड नहीं किया है, तो studyloverveer.in से भी जाकर आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर भी इनको प्रोवाइड कराऊंगा, आते टाइम आप लोगों को देखने को मिलेंगी चीज़ें, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे है आज 24 अप्रैल और ये हमारे देश के अंदर में पंचायती राज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग फील करो एक मिनट कि देश का संविधान इंप्लीमेंट कर दिया गया था किस तारीख में, बताइए। उसके बाद में फिर पंचायती राज डे जो आया वो किस तारीख में आया वो आप लोग देखते हैं। ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया 2010 में, यानी कि हमारे देश में ओरिजिनली जब संविधान बनाया गया उसमें पंचायत नहीं थी। जी हाँ, पंचायत बाद में आई, ये क्वेश्चन पूछा गया कई जगह। जब पंचायत लाए तो यहाँ पर ये 9th आप लोगों को बेसिकली पार्ट इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। 73rd अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक पंचायत ऐड की गई। 11th शेड्यूल के अंदर में 29 सब्जेक्ट है इसके अंदर में जो कि पंचायत के लिए ऐड किए गए यहाँ पर।
ये हमारे संविधान के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व बोलते हैं, आप लोग जाकर देखना, बहुत ही तसल्ली में पढ़ा रखा है ये चैप्टर मैंने, ठीक है, डिटेल में, बहुत ही एक कायदे से कहते हैं जिसको। तो यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो 11th शेड्यूल में इसको रखा गया है। और डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में एक आर्टिकल है, इसको बोलते हैं आर्टिकल 40, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर में, वहां से पंचायत निकाल कर लेकर आए गए हमारे संविधान के अंदर में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से देखने को मिलते हैं, ये सारे जो मैंने आप लोगों को बताए। आप लोगों को बताना है हमारे देश के अंदर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करते हैं, वो किस पर्टिकुलर, बेसिकली अगर बात करें अमेंडमेंट के थ्रू हमारे संविधान के अंदर में ऐड किया गया, और फंडामेंटल राइट भी है आज की डेट में 19(1)(c) में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का। तो बड़े ही बेसिक से क्वेश्चन है, इसके बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है। एमआरएफ की जो कंपनी है उसका नाम आप लोगों ने कईयों ने सुना होगा, खासकर आप लोगों ने क्रिकेट के अंदर में बैट जरूर देखा होगा एमआरएफ का। किस किसी ने देखा बताइए जरूर। एमआरएफ की जो कंपनी है ये नॉर्मली जो हमारे देश के अंदर में फेमस है वो है एमआरएफ। ये सेकंड वर्ल्ड में आज की डेट में एक ब्रांड बन चुका है टायर बनाने वाली इंडस्ट्री में। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ब्रांड की बात करें तो दुनिया में सेकंड नंबर पर बन चुका है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एमआरएफ की फुल फॉर्म किसको पता है बताना जरा, देखता हूँ कौन कौन बताते हैं यहाँ पर। आज की डेट में दुनिया में एक ही कंपनी बस इससे ऊपर रह गई है और वो है फ्रांस की मिशेलिन। मिशेलिन कंपनी जो है फ्रांस की, इसके भी आप लोगों ने टायर देखे होंगे, ये दुनिया में नंबर 1 पर है। और एमआरएफ कंपनी जो है वो नंबर 2 पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर बात करें तो इसके साथ में और भी कई सारी और भी कॉम्पिटिटर थे, जैसे अपोलो टायर होगा, ठीक है, इंडिया की है, वो 6 नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी जो 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जो ब्रांड है टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो ये 2 नाम कम से कम आप लोगों को जरूर याद रखने हैं। एमआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसा मैंने अभी आप लोगों से पूछा, इसको बोलते हैं मद्रास रबड़ फैक्ट्री। नाम कैसा लगा? आज की नहीं है, बहुत पुरानी है ये कंपनी यार। आप लोग देखोगे आज़ादी से पहले की है ये कंपनी, ऐसा नहीं कि आज ही आई और ये कोई मार्केट में आकर छा गई। तो मद्रास रबर फैक्ट्री ये है कंपनी का नाम, और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 1946 में। 1946 में इसकी शुरुआत की गई थी। टायर बनाने की फील्ड में जब कदम रखा गया तो ये बहुत ही पुरानी कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज की डेट में इसके हेड कौन है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन बताता है। पर लेकिन जब इसकी शुरुआत की गई थी तो KM मन्नापल्ली साहब के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये छोटे जो खिलौने होते हैं उनको भी इस तरीके से एक यूनिट बनाई गई थी, बेसिकली एक तरीके से ना गुब्बारे वो सब का इस्तेमाल करके। और आज की डेट में ये दुनिया में एक ब्रांड बन चुका है, समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पर इसको कहते हैं एक सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करना। टोटल 100 पॉइंट में से 83 पॉइंट जो है वो इसके द्वारा स्कोर किए गए हैं, और AAA- ब्रांड आप लोगों को यहाँ पर रेटिंग फिलहाल के टाइम पर इसकी देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं मद्रास रबर फैक्ट्री, ठीक है। करेंटली जो IMF टायर हैं वो 65 कंट्री में सप्लाई किए जाते हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, जापान, पैसिफिक, बहुत सारे एरिया हैं। और इसी के साथ में जैसे अगर देखने को मिलेगी इसके ऑफिस जो हैं दुबई, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया में इसके ऑफिस देखने को मिलेंगे। तो जब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट अगर दुनिया में जाता है तो इस तरीके से छाता है, अगर आप लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं, और ये हमारे लिए गर्व की भी बात होती है, ठीक है। किसको पता था यहाँ पर MRF की फुल फॉर्म? अच्छा, जरूर बताइएगा। हमारे देश में जो रबर उत्पाद करने में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है, और रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने आप लोगों से भी इसके बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि इनडायरेक्ट में भी क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बताइएगा जरूर। आखिर नागालैंड में ऐसा क्या हो गया जिसमें अभी काफ़ी सारा हंगामा मचा हुआ है, इस आर्टिकल में आप लोग यहाँ पर जानोगे। द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा ये आर्टिकल कवर किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पॉलिटी के एंगल से भी कई सारी बातें आप लोग को जानने को मिलेगी। दोस्तों, ये जो आर्टिकल है ये वुमेन रिलेटेड इशू या फिर पॉलिटी का जो मुद्दा होता है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर में 1878, ये ईयर आप लोग याद रख सकते हैं। 1878 से जो महिलाएं हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि हमको भी वोटिंग राइट चाहिए। मैं उस अमेरिका की बात कर रहा हूँ जो बोलता है कि हमारा संविधान दुनिया में सबसे पुराना है। वो अमेरिका ने महिलाओं को वोटिंग राइट पता है कब दिया? 1919 में, यानी कि लड़ते लड़ते इतने सालों बाद उनको वोटिंग राइट मिले हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही महिलाएं जो हैं वो प्रॉब्लम फेस करती हैं, दुनिया भर में आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग टाइम पे महिलाओं ने अलग अलग प्रॉब्लम फेस की है।
अभी ऐसा ही एक मुद्दा नागालैंड से निकल कर आ रहा है, और ये मुद्दा भी आज का नहीं है, ये भी काफ़ी पुराना है। 2001 में नागालैंड के अंदर में अगर बात करें, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, बेसिकली आप लोग बोले अर्बन लोकल बॉडी बोलते हैं। आप लोगों को पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। हमारे संविधान में संशोधन किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंडमेंट किया गया तो पंचायती राज सिस्टम लेकर आया गया, और इसी के साथ में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया तो म्युनिसिपैलिटी या फिर बोलो तो अर्बन लोकल बॉडीज हमारे देश में लेकर आएगी। तो बेसिक पर्पज यहाँ पर यह था कि ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी को पहुंचाना, यानी कि जनता के हाथ में कुछ पावर देना, ताकि अपने लोकल एरिया में एटलीस्ट वो है चीज़ों को संभाल सकें और संभल सकें। कोई भी मुद्दा है, अगर किसी गांव में कुछ दिक्कत है तो प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी ना पता होगा कि उस गांव की दिक्कतों को कैसे सुधारना है, उस गांव के प्रधान को पता होगा। तो वही सेम मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी क्या निकल कर आई, अगर आप लोग मैप में थोड़ा देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को नागालैंड नजर आ रहा है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार के साथ में टच करता है, और हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर 3 ऐसे राज्य हैं जो कि इसके बॉर्डर को टच करते हैं। कंट्रोवर्सी है कि नागालैंड में महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर में, और ये आज से नहीं है। जब 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था उसके बाद में नागालैंड के अंदर में क्या हुआ, नागालैंड के अंदर में एक नागालैंड म्युनिसिपल एक्ट लेकर आया गया 2001 में। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई है। मतलब 2021 में यहाँ पर ये पर्टिकुलर कानून पास किया गया था, और कंट्रोवर्सी आज की डेट में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि मुद्दा पुराना है, ठीक है, 2 दशक से भी ज़्यादा पुराना मुद्दा है यहाँ पर ये। तो ये मुद्दा अभी ये बोलता है कि नागालैंड के अंदर में जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है, आप लोगों ने सुना होगा नागा कम्युनिटी जो है, वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से क्या होता है कि गुस्से में आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें, अगर आप लोगों ने संविधान के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो आर्टिकल 371A, ये जिस तरीके से आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया करता था, ऐसे ही आज की डेट में हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है कुछ पर्टिकुलर एरिया में। उनमें से आर्टिकल 371A जो है वो नागालैंड को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराता है, और उस स्पेशल स्टेटस के तहत यहाँ पर जो नागा कम्युनिटी है वो अपने जो कल्चरल या फिर ट्रेडिशनल जो अधिकार हैं उनको अपने हिसाब से वो चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, और उस पर्टिकुलर कल्चरल और ट्रेडिशन अधिकारों के अंदर में जो महिलाएं यानी कि वुमेन हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में अलाउ नहीं किया जाता है। ये है पूरा मुद्दा। यानी कि सरकार ने एक्ट पास किया, नागालैंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। ये पहली बार इसके हिसाब से 2021 में ये कानून पास किया गया। उस 21 के कानून से 2004 में पहली बार इलेक्शन हुए, तो वहाँ पर मुद्दा देखने को मिला। पर लेकिन आप लोग खुद सोचो, 1992 में हमारे देश के अंदर में संविधान में संशोधन किया जाता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आए जाते हैं। उसके बेस पे 2001 में नागालैंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट लाते हैं कि 33% रिजर्वेशन देंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अभी भी अगर आप लोग देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2017 में मैटर पूछा था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, होल्ड कर दिया विथ 33% रिजर्वेशन को लेकर, और इसको आराम से दे बोला कि चेक करो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वायलेंस देखने को मिला, 2 लोगों की जान तक चली गई उस टाइम पर। तो ये सारा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया। तो 2017 की बात थी यहाँ पर ये। अब फिर से जब यहाँ पर इलेक्शन करने की बात आ रही है तो इस तरीके से मुद्दा उठकर आता है यहाँ पर कि क्यों महिलाओं को आखिर यहाँ पर 33% रिजर्वेशन देना है, तो उसको अलाउ करने के लिए तैयार नहीं है। तो पूरी कहानी यहाँ पर ये है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक बताऊं, आप लोग अगर थोड़ा सा पुराने टाइम में जाएंगे, 2008 में हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। पर लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा मुद्दा था नहीं कि यहाँ पर कोई कम्युनिटी आ रही है कि हमारे ट्रेडिशनल राइट है इसलिए महिलाओं को ये नहीं देना है। पार्लियामेंट में भी आज तक महिलाओं को 33% रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। 2008 की बात कर रहा हूँ, और आप लोग देख सकते हैं किस साल में आप लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग समझिए कि महिलाओं को कहीं ना कहीं कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा उस लेवल का एक इक्वलिटी नहीं मिल पाती है। एक पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि एक पुरुष प्रधान देश के अंदर में ऐसा नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों को नॉर्मल अगर पैटर्न आप लोग देखेंगे
तो अर्बन लोकल बॉडीज को जब आप लोग डिवाइड करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, म्युनिसिपैलिटी आती है और नोटिफाइड एरिया आता है। तो अलग अलग लेवल पर इसको डिवाइड किया गया है। पॉपुलेशन के बेस पर अगर आप लोग देखेंगे नॉर्मली कई बार डिफाइन किया जाता है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन जो है उसमें अर्बन लोकल बॉडीज की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग से टाइप, जैसे क्या रहता है, टाउन एरिया कमेटी रहती है। ये सारे बहुत ही तसल्ली में मैंने डिस्कस कर रखे हैं पॉलिटी के अंदर में। अगर आप लोग पॉलिटी बाय वीर जाकर सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर में तो उसमें पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी को जाकर एक बार देखना, बहुत ही तसल्ली में इन टॉपिक्स को वहां पर डिस्कस किया गया, ठीक है। क्योंकि वहां पर पूरा 1 घंटे से भी ज्यादा लेक्चर मतलब इन्हीं सब चीजों पर बनाया गया है। अब यहाँ पर वो 1 घंटा अगर लगाऊंगा तो पूरी वीडियो से में निकल जाएंगी। इसीलिए इस बात को कई सारे बच्चे बोलते भी हैं कि सर जब पॉलिटी पढ़ाई थी उस टाइम पे इतने डिटेल में पढ़ाई, एप्लीकेशन पे भी इतने डिटेल में पढ़ा रहे हो। देखो वहां पर ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए फुल टाइम रहता है। 1 घंटे में एक टॉपिक को कवर करना और 10 से 15 मिनट में उस टॉपिक को कवर करना, तो फर्क तो यार आप लोगों को लगेगा उसमें, ठीक है। मतलब जब पूरा टाइम रहता है यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर टाइम के अंदर में इतनी सारी चीजें कवर करनी होती हैं 1 घंटे के अंदर में, उसमें भी कई बार थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाए तो कई सारे जो है महानुभाव ऐसे हैं जिनको इरिटेशन होने लगती है कि इतना टाइम क्यों लिया जा रहा है। तो ये रीजन रहता है जब आप लोग, एक तो होता है कि आप लोग पर्टिकुलर नहीं एक पर्टिकुलर सब्जी खा रहे हो, एक होता है कि मिक्स वेज खा रहे हो, सब कुछ मिला है। तो उसमें ऐसा नहीं कि मिक्स वेज में पूरा पनीर मिलेगा आप लोगों को, थोड़ा सा पनीर मिलेगा, एक को दुक्का पीस पड़ा होगा कहीं पे तो ये रीजन रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ भी सकते हैं इस चीज को। तो टाइप क्या है यहाँ पर, टाउन एरिया कमेटी है स्मॉल टाउन के लिए। कैंटोनमेंट एरिया आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर कई सारी सिटीज ऐसी हैं जैसे कैंटोनमेंट एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। जब रिसेंटली अहमदाबाद में विजिट किया तो उसके एयरपोर्ट के पास में आप लोग कैंटोनमेंट एरिया देखने को मिलेगा, और भी कई सारे एरिया आप लोगों ने देखे होंगे। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो होता है क्या रहता है, ये पर्टिकुलर जो रन किया जाता है कैंटोनमेंट एरिया, तो यूजुअली सिविलियन पॉपुलेशन जो है आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन क्या रहता है यहाँ पर ये जो क्रिएट और रन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। टाउनशिप के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिक फैसिलिटी, जो स्टाफ जो होता है, जो वर्कर रहते हैं वो लीव एक तरीके से रहते हैं यहाँ पर, उनके हिसाब से यहाँ पर चीजें बनाई जाती हैं। पोर्ट ट्रस्ट वाला एरिया जो रहता है, जैसे मुंबई कोलकाता जो पोर्ट वाले एरिया है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो एक पर्टिकुलर एरिया रहता है। यानी कि सिटीज जो होती हैं उसके अंदर भी पर्टिकुलर टाइप आप लोगों को ऐसे डिवीजन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया बस इसके अंदर में तो नॉर्मल इंसान नॉर्मल तरीके से रहेंगे। तो 74th जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया तो ये बोला गया कि अर्बन लोकल बॉडीज बनाई जाएंगी और पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। किसके साथ में, ये जो लोकल एरिया में लोग रहते हैं, बेसिकली ग्राउंड लेवल पर जो लोग रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना, ये सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था पहले भी कि अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बात कर लो, चाहे पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात कर लो, तो हमारे संविधान के अंदर में आप लोग जब जाओगे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, इसमें पार्ट 4 के अंदर में एक आर्टिकल रखा हुआ है। आप लोग आर्टिकल बताइए जिसमें से हम लोग लोकल बॉडीज को निकाल कर लेकर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहां पर है, पार्ट 9A में है। 9 में क्या है, पंचायती राज सिस्टम, 9A में क्या है, म्युनिसिपैलिटी, और 9B में क्या है, ये अभी आप लोगों को बताना है, ठीक है। डिस्कस किया था मैंने बड़ी तसल्ली में। आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक का आप लोगों को यहाँ पर शेड्यूल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर 3 टायर सिस्टम होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो आर्टिकल 40 है हमारे संविधान के अंदर में जो कि पंचायती राज सिस्टम को बात करता है, और इसी को हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो बेसिक चीजें हैं यार जिनके बारे में अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी जो है वो कवर करके चलना चाहिए। जब चीजें न्यूज में रहती हैं तो उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से अक्सर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाया करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है। क्या बात की जा रही है, बात की जा रही है सेटअप फॉर द फास्ट डेवलपिंग टाउन एंड टाउन लैकिंग द बेसिक एमिनिटीज, ऑल द मेंबर ऑफ द नोटिफाइड एरिया कमिटीज आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो, दोनों स्टेटमेंट जो है किससे रिलेटेड है, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, टाउनशिप, या फिर यहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड। तो अगर आप लोग समझेंगे यहाँ पर, तो जो नोटिफाइड एरिया मैंने आप लोग को बताया उसकी दोनों स्टेटमेंट है यहाँ पर। ये फास्ट डेवलपिंग टाउन होते हैं जो लैक करते हैं बेसिक एमिनिटीज, और यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर ये नोटिफाई किए जाते हैं किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो क्या बोला यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर बोला गया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देता है यहाँ पर, जिस तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है, तो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाती है, फिर आप लोग यहाँ पर गलत हो जाती है अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देता। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन को उल्टा करके स्टेटमेंट में दे दिया जाए तो भी आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा कम से कम इसके बारे में आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए।
ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है अगर इसके बारे में बात करें, जो कि आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। और इसी के साथ में ये वाली जो स्लाइड जिसमें आप लोगों को बेसिक आर्टिकल 371 किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो नागालैंड से रिलेटेड है, ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और मैच करने के लिए भी आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। इसीलिए बोलता हूँ कि बेसिक चीजें एटलीस्ट आप लोगों की तैयार होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को डाउट न रहे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को तैयार करना है। प्रैक्टिस जरूर करनी है क्वेश्चन की हर एक आर्टिकल के बाद में, ताकि आप लोगों को पता चले कि आर्टिकल पढ़ा है तो क्या अच्छे से पढ़ा है, तभी आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे। ओके, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि अक्सर इंसान जो है वो लूप होल ढूंढ लेता है कि कहाँ से इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है ताकि यहाँ पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। यानी कि टैक्स की चोरी के बारे में आप लोगों ने बड़ी आसानी से सुना होगा कि इंसान जो है टैक्स चोरी करने में माहिर हो गया है। जैसे कि आप लोग आज की डेट में देखोगे दुनिया में अलग अलग देश हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर टैक्स जो है वो काफ़ी कम रहता है। जैसे कि यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कैरेबियन कंट्री हो गया। ऐसे यहाँ पर आप लोग अगर जाओगे बेसिकली यूरोप के अंदर में तो स्विट्जरलैंड या और कई सारे इंडियन ओशन के अंदर भी आइलैंड देश हैं जहाँ पर टैक्स जो है वो काफ़ी कम या फिर ना के बराबर रहता है। तो आप लोग सोचो, आप लोगों ने एक कोई कंपनी बनाई जिसका नाम है XYZ। वो जो कंपनी है वो आप लोगों ने रजिस्टर करी बेसिकली कहाँ पर, वो रजिस्टर करी आप लोगों ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर, और उसकी एक ब्रांच जो है आप लोगों ने इंडिया के अंदर में उससे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब जो भी प्रॉफिट हो रहा है आप लोग ये दिखा रहे हो कि वो सारा प्रॉफिट जो हो रहा है वो आप लोगों का यहाँ से हो रहा है, यानी कि जहाँ पर आप लोगों ने बेस बना रखा है वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, बाकी जगह से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा उतना ही आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। आज की डेट में जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग इनको ढंग से देखोगे ये टैक्स चोरी के मामले में आप लोग काफ़ी अव्वल नंबर पर देखने को मिलेगी। टैक्स चोरी ऐसा नहीं कि ये एक तरीके से टैक्स चोरी कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये लूप होल ढूंढ लेते हैं। लूप होल मतलब ऐसे ऐसे आइलैंड है वहाँ पर अपनी कंपनी का बेस दिखा देंगे और वहाँ पर दबा के कमाई होगी, और वहाँ पर क्योंकि टैक्स लगता नहीं है या काफ़ी कम टैक्स लगता है तो वहाँ पर थोड़ा मोड़ा वो नहीं कहते कि मामूली सा टैक्स देकर ये अपनी जान बचा लेते हैं। और इसकी वजह से जो नुकसान झेलना पड़ता है वो झेलना पड़ता है बड़ी बड़ी इकोनॉमी जैसे USA हो गया या यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्री होगी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इसकी वजह से झेलनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि उनको टैक्स ही नहीं मिल रहे। यहाँ पर ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो अपना टैक्स जो है वो चोरी करके बैठ जाती थी। और अभी रिसेंटली एक फंडा और देखने को मिला, जो ऐसे देश हैं जो कि जैसे इंडिया हो गया या फिर कोई ऐसे देश जो कि डेवलपिंग कंट्री है, उन्होंने भी कॉरपोरेट टैक्स जो है वो काफ़ी कम कर दिया। यानी कि कॉरपोरेट टैक्स जितना कम रहेगा वो कंपनी आकर उस देश में स्टैब्लिश करना स्टार्ट होगी। चाइना के अंदर भी आप लोग ऐसे ही देखने को मिले। तो इसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन्होंने सबने अपने बेस ऐसी जगह बना लिए जहाँ पर टैक्स जो है वो कम देना पड़े। आप लोग ये सोचो, अगर आप लोग 100 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये पर अगर आप लोगों को 10 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप लोग सोचो अगर आप लोग 1000 रुपये कमाओगे तो यहाँ पर इसी तरीके से टैक्स बढ़ेगा। अगर आप लोग 1 लाख रुपये कमाओगे तो टैक्स बढ़ेगा इसी तरीके से। तो 100 रुपये पे 10 रुपये एक बार को लगता है हाँ ठीक है कोई नहीं, पर लेकिन सोचो अगर कोई यहाँ पर 100 करोड़ कमा रहा है और उस पर वो इस तरीके से टैक्स देगा तो कितना ह्यूज टैक्स पड़ेगा। खुद सोचो आप लोग अपने देश के अंदर में अगर आप लोग 30% की कैटेगरी में अगर आ रहे हो, ठीक है, कि 30% टैक्स आप लोगों को पे करना है, 1 करोड़ रुपए आप लोगों ने कमाए और 30 लाख रुपए आप लोगों को टैक्स देना पड़ जाए तो कैसा लगेगा? इंसान सोचेगा यार 30 लाख रुपए कितना बड़ा नंबर हो गया है। तो ये कंपनी भी ऐसे ही करती है, जब इनको लगता है कि यार ऐसी जगह जाकर बेस बनाए जहां पर टैक्स जो है 30 लाख की जगह क्यों ना 1 लाख देकर ही काम चल जाए तो कैसा रहेगा, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। तो वो काम ये करते हैं। तो इसकी वजह से जो सारी कंट्री हैं उन्होंने अपना गुट बनाया और उन्होंने बोला यार इन कंपनी का तो कुछ इलाज करना पड़ेगा, ये तो टैक्स के नाम पर यहाँ पर बचकर निकल जाते हैं सारे। तो इन्होंने बात की एक मिनिमम टैक्स लेकर आएंगे जिसको बोला गया एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? जैसे इनकम टैक्स हम लोग इनकम पर देते हैं, ऐसे ही कंपनी की जो इनकम होती है उस पर वो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कंपनी का इनकम टैक्स होता है। जैसे हमारा इनकम टैक्स होता है, जो पैसे कमाते हैं वो अपना इनकम टैक्स पे करते हैं, ऐसे कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस पर इनकम टैक्स दिया जाता है। तो बोला जा रहा है कि मिनिमम 15% तो हर एक कंपनी को देना पड़ेगा, वो बचकर नहीं जा सकती। यानी कि अगर कोई सोच रहा है कि बिल्कुल ही टैक्स खत्म हो जाए तो वो नहीं किया जा सकता, 15% तो पे करना ही करना पड़ेगा। तो एक मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आई यहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनको इसके कंट्रोल में लाने के लिए कि और कुछ हो चाहे ना हो 15% टैक्स देना ही देना पड़ेगा।
इस मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए 136 देश जो हैं वो सामने आए और उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी ऐसे ऐसे बिजनेस कर रही हैं आज के डेट में कि कई कंट्री की जीडीपी नहीं है इतनी जितना ही बिजनेस कर रही है। एप्पल के बारे में पता है, कई सारी कंट्री की जीडीपी नहीं है जितना एप्पल कंपनी एक साल में कमा रही है। इतना ह्यूज एक तरीके से रेवेन्यूज का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 136 कंट्री ने यहां पर बात की कि अगर कल को 15% टैक्स हम लोग यहां पर लगा देते हैं तो ओनली ये 15% टैक्स जो है 150 बिलियन पर ईयर का यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये ग्लोबल टैक्स रिवेन्यू में बूस्ट देगा। इतना सारा यहां पर टैक्स जो है वो इकट्ठा होता हुआ नजर आएगा। तो इसको लेकर यहां पर मिलकर काम किया गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के साथ में लास्ट ईयर कि मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट यहां पर लेकर आएंगे ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। और जो टैक्स हेवन देश में जाते हैं, टैक्स हेवन मतलब ऐसी जगह जाकर अपना बेस बनाते हैं कि वहां टैक्स ही ना पे करना पड़े, अब वो इस पर्टिकुलर जो सिस्टम से बच नहीं पाएंगे, उनको टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। तो इसके चलते यहां पर ये चीजें निकल कर आई। तो यहां पर हालांकि कई सारे लोग यहां पर ये भी बोल रहे थे कि आज की डेट में जो कंपनी कहीं और जाकर अपना बेस बनाती है और वहां पर एक तरीके से मामूली सा टैक्स पे करती है, या फिर इसकी वजह से जो कंपनी है वो क्या कर रही है, वो अमीर देशों को छोड़ छोड़ के गरीब देशों में या फिर ऐसे देशों में अपने जो है बेस बना रही है जहां पर उनको टैक्स कम पे करना पड़े। तो इसके चलते यहां पर कई सारे देश ऐसे हैं जो कि यहां पर इनके इस मुद्दे पर सहमत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहां पर यूएन के अंदर में आज की डेट में अगर आप लोगों से पूछूं कितने मेंबर हैं, बताइए यूएन के अंदर कितने मेंबर हैं। ये बता देता हूं कि 190 से ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को एग्जैक्ट नंबर बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से। तो वो सारों मेंबर में से आप लोगों को देखने को मिलेगा 136 कंट्री जो है वो इस प्लान पर एग्री हुई हैं, यानी कि बाकी की बची हुई कंट्री इस प्लान पर एग्री है ही नहीं, क्योंकि उनको तो फायदा हो रहा है। अब कोई कंपनी मान लीजिए स्विट्जरलैंड में आकर अपना बेस बना रही है और वहां पर उसको टैक्स पे करना नहीं पड़ रहा है, तो एक तरीके से काफी कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी उसी से चल रही है, वहां पर जितना भी वो टैक्स ले रहे हैं कम ले रहे हैं, पर लेकिन उसी से उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है। तो वो क्यों यहां पर टैक्स लगाएंगे, क्यों किसी कंपनी को अपने देश में से भगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। और इसी के फंडे के चलते चलते पहले अगर आप लोग बात करेंगे 1980s में जो कंपनी हुआ करती थी, कोई कंपनी चलाना आसान काम नहीं था। उस टाइम पर लगभग 40% टैक्स लगा करते थे। ये अभी अगर आप लोग बात करेंगे 2020 में, जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से कोई ऐसा आर्टिकल डिस्कस किया था, ये 40% घटकर फिलहाल के टाइम पर लगभग 25% की कैटेगरी में आ गया है। अभी आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। हमारे देश का भी लगभग इतना ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर 25% से नीचे भी कई सारे देश यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। तो बोला गया कि कुछ भी हो जाए 15% से नीचे नहीं जाना है, इतना तो टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे कोई कंपनी कहीं भी स्टैब्लिश क्यों ना हो। क्योंकि ऐसा क्यों किया जा रहा है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो वहाँ के टैक्स से चलती है। जो जनता टैक्स पे करती है उसी से गवर्नमेंट चलती है और उसी से सारा सिस्टम जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्स की जरूरत है, और अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो जनता के वेलफेयर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, एक तरीके से पेंशन के लिए जो स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है वो कैसे चलेगा। डेवलपमेंट के काम, कहीं रोड बनानी है, कहीं पुल बनाना है, कहीं एक तरीके से आप लोग बिजली के खंभे लगा रहे हो, या कहीं हॉस्पिटल बना रहे हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, तो वो सारा काम कहाँ से चलेगा अगर सरकार के पास में पैसा नहीं आएगा। तो ये एक वो भी आप लोग देखते हैं कि पॉजिटिव चीज़ भी है यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि ये किस तरीके से एक पैरेलल में पूरे दुनिया में कैसे ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि सब जो है इसको सपोर्ट करें। अगर सोचो इंडिया और चाइना ने सपोर्ट करने से अगर मना कर दें तो कैसा रहेगा। तो एक तरीके से बड़ी बड़ी दो इकोनॉमी ने साफ साफ मना कर दिया। तो ये कई सारे सोचने वाले मुद्दे भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इसको रोल आउट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा इसके ऊपर प्रॉफिट आता है, कैसा रिएक्शन निकल के आता है। बाकी जो भी होगा तो उसको डिस्कस करेंगे, टेंशन काहे को लेने का, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी। कल को कोई क्वेश्चन पूछ बैठे तो ये मत बोलना यार हमें तो पता ही नहीं है ये क्या है, क्योंकि सारी बातें आप लोगों को बता दी गई है। कन्फ्यूजियाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि डरना मना है, तो कन्फ्यूजियाना मना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। समझ में आया नहीं, कोई डाउट है तो बताना जरूर। इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर आप लोग एक शब्द लिखा हुआ दिख रहा है जिसका मतलब है यहाँ पर आयुर्वेदा। आयुर्वेदा या फिर मैं शब्द बोलूं आयुर्वेद, आप लोग रियलिटी में इस शब्द का मतलब समझते हैं। इसको जब आप लोग इसका यानी संधि विच्छेद जब आप लोग इसका करोगे तो आयुष प्लस वेद आप लोगों को देखने को मिलेगा, आयुष प्लस वेद, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर ये शब्द निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जीवन का विज्ञान, यानी कि अपने जीवन को समझने का अर्थ है आयुर्वेद।
तो जीवन का विज्ञान, यानी कि ठीक से कहा जाए तो जीने का विज्ञान आप लोग बोल सकते हैं। ये जीने का विज्ञान आयुर्वेद है, यानी कि जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, वो यहाँ पर जो विज्ञान, उसको आयुर्वेदा बोलते हैं। आज की डेट में जो इंसान बीमार होता है, जरा सी देर में हम लोग गोली लेकर आते हैं, डोलो जैसी गोली, डोलो और मोलो, मजे ले लो, ठीक है। हम लोग खाते हैं तुरंत और अपना जिंदगी के मजे लेने लगते हैं। पर रियलिटी में अगर आप लोग इनके बारे में बातें करोगे, एक पैटर्न आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये बीमारी थोड़ी देर के लिए ठीक कर देते हैं, लेकिन हम लोग जरा सी लापरवाही बरतते हैं तो फिर से वो बीमारी निकल के आ जाती है। पर लेकिन जब जीने के विज्ञान के थ्रू हम लोग किसी बीमारी को ठीक करते हैं, तो वो बेसिकली इस तरीके से ठीक करता है कि इंसान की बीमारी को जड़ से उखाड़ने का काम करता है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम पर जो बीमारियों के बारे में हम लोग बात करते थे, वो एक तरीके से जड़ से उखाड़ने की बात करते थे, और वो भी ऐसे तरीके से ताकि हम लोग हर तरीके से स्वस्थ हो सकें। यानी कि आप लोगों ने सब सुने होंगे कि वात, पित्त और इसी के साथ में कफ, इनका मतलब पता है कि इनका मतलब क्या होता है? वात, पित्त और कफ का मतलब वीडियो को पॉज कर बताइए। कई बार आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि इंसान का अगर पेट ठीक रहे तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा, हजारों बीमारी जो है वो इंसान के पेट से निकल कर आती है। इसीलिए रामदेव जी जो है अपना पेट नचा देते हैं जरा सी देर में, उनको कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को 3 कंपोनेंट नॉर्मली देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं वात, पित्त और कफ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जो वात, जो शब्द लिया गया यहाँ पर, वो आप लोग को अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, पित्त अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, इनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो वात के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें वायु और आकाश को देखा जाता है। वायु और आकाश को देखकर तो यहाँ पर एक तरीके से दोनों तत्व से मिलकर आप लोगों ने देखा वो शक्तिमान पंच तत्व से बना होता है ये शरीर। तो अलग अलग क्या इंपैक्ट है, तो बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ऑक्सीजन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसका एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, जब जब ऑक्सीजन लेवल गिरता है, अभी कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, तो वात उसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये, ठीक है। पित्त का मतलब करते हैं तो अग्नि और इसी के साथ में जल, दोनों को मिलकर जो होता है वो पित्त बना होता है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के अंदर में। और जब कफ के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जल, पृथ्वी और जल का मिलन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पंच तत्वों से मिला हुआ शरीर और उसमें क्या कमी हो रही है उसको यहाँ पर सेटल करने की कोशिश की जाती है हमारे शरीर के अंदर में। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आयुर्वेदा एक बेस्ट फॉर्म ऑफ आप लोग बोल सकते हो जिससे हम लोग इलाज कर सकते हैं। पर लेकिन इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये थोड़ा सा डिले कर कर आराम आराम से चीज़ों का सोल्यूशन निकालते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है, ठीक है। तो इसी के चलते बात की जा रही है कि करंट अप्रोच जो है आयुर्वेदा की, ठीक है, तो कैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुरानी हैं जिनके ऊपर हम लोग ढंग से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर ढंग से एनालिसिस करना चाहिए हम लोग को। कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो कि आउटडेटेड हो चुकी हैं आज की बीमारी के सामने अगर बात करें, जैसे जैसी बीमारी निकल कर आ रही है, जूनोटिक बीमारी, इबोला हो गई, कोरोना हो गई, जो कि पुराने टाइम पर हुआ भी नहीं करती थी, तो उसके हिसाब से एक प्रैक्टिकल यूज कैसे हो सकता है। जैसे कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना था ना कि गाय का गोबर लगा लिया कोरोना भाग जाएगा, नाक में नींबू की बूंद डाल ली कोरोना खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये लापरवाही और ये मिस इन्फॉर्मेशन अगर फैलाई जाती है, आप लोग मानो कि चलो उससे इलाज भी होता है, पर लेकिन सोचो कि किसी इंसान की जो बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखी है और वो गाय का गोबर लगा के लेटा हुआ है, नाक में नींबू का पानी डाल लिया, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें तभी रहती हैं जब इंसान जिंदा रहता है। तो इसलिए जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर इंसान की लाइफ में चलना, और वो तब होगा तब उसको एक अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी यहाँ पर मिल पाए। तो आयुर्वेदा की जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो आज की नहीं है, वो हजारों साल पुरानी है, तो काफ़ी टेस्टेड चीज़ें हैं। पर लेकिन आज के टाइम की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा, और कैसे उसको हम लोग को टैकल करना है वो भी हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसलिए जिन एरिया में हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ऑलरेडी निकाल रखा है आयुर्वेदा ने, वो बड़ी बढ़िया बात है। पर लेकिन जिस एरिया में हम लोग को अभी यहाँ पर लग नहीं रहा है कि आयुर्वेदा से उस प्रॉपर वे में प्रॉपर हम लोग चीज़ें बना पा रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो आयुर्वेदा, आयु प्लस वेदा, ठीक है, तो एक तरीके से मीन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मैंने अभी बोला यहाँ पर एक तरीके से साइंस ऑफ लाइफ, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। इसमें आप लोग कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप लोग देखोगे कि बीमारी को कैसे यहाँ पर डिवाइड किया गया इसके अंदर में, तो आप लोग समझोगे यहाँ पर नारा आयुर्वेदा, ठीक है, तो डील करता है ह्यूमन लाइफ के साथ में। सत्व आयुर्वेदा, ठीक है, तो डील करता है एनिमल लाइफ और डिजीज के साथ में। और इसी के साथ में वृक्ष आयुर्वेदा, तो जो प्लांट्स होते हैं उसके साथ में डील करता है। तो सबकी डिजीज बीमारी के बारे में इसके अंदर बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर किसी को छोड़ा गया है। तो एक प्रॉपर मेडिसिनल सिस्टम है यहाँ पर, जिसके नाम की हमारे देश में एक मिनिस्ट्री भी तैयार की गई। पहले कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, अभी रिसेंटली एक मिनिस्ट्री बनाई गई। आप लोगों को ये बताना है कि किस साल में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड मिनिस्ट्री बनाई है, और पहले ये किसके अंडर आया करता था।
इसीलिए एक शब्द बोला जाता है कि आयुर्वेदा इज नॉट ओनली ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि दवाइयों का एक सिस्टम ही नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों ने कि अच्छा खाना चाहिए। मैं आप लोगों को बोलता हूं ना, शाम को सोने से पहले अगर आप लोगों को दूध पसंद है, थोड़ा सा आप लोग एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पी लो। सर्दी जैसे आ रही है ना आगे आने वाले टाइम में, दूध थोड़ा सा गर्म करो, उसके अंदर अदरक आप लोग डाल लेना, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को सुधरती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। सर्दी में जब भी मौसम चेंज होता है उस टाइम पर ये सारी चीजें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। इलायची देखिए, इलायची का दूध क्या शानदार लगता है। इलायची पड़ी हो, अदरक पड़ी हो, भाई साहब दूध को फिर देखो क्या मजा आता है पीने में, ठीक है कि नहीं। तो देखो आप लोग इस तरीके से, तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी एक तरीके से जड़ी बूटियां हैं जो कि पहले इस्तेमाल की जाती थी। आज की डेट में आप लोग खाना खाने के बाद में आधी चम्मच सौंफ खा लो, आप लोगों का पेट जो है वो हमेशा अच्छा रहेगा। ये लाइफ में इंप्लीमेंट करो यार। आप लोग बोलोगे सर क्या करते हो इनमें से कुछ एक चीज याद रखना, मैं आप लोगों को जितनी भी चीजें बोलता हूं ना, उसमें से कोई मतलब शायद ही कोई एक आधी चीज होगी जो मैं नहीं करता हूं। मेरे पास में हमेशा सौंफ रहती है, जब भी मैं लंच करता हूँ या फिर डिनर करता हूँ, मैं आधा चम्मच सौंफ खाता हूँ, वो रखी रहती है फ्रिज के ऊपर, उसमें बाकायदा मिश्री पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको खाता हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं अपने आप को नहीं थाम पाऊंगा, अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाऊंगा, तो ये जो लेक्चर आप लोगों के पास में आता है टाइम पर, ये सारी चीज़ें हो पाती हैं, ये नहीं हो पाएंगी। मैं आधे दिन तो मैं बीमारी पड़ा रहूँगा, फिर बोलूँगा कि यार आज लेक्चर नहीं लेके आ पाऊंगा, आज मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। तो कई बार ऐसा नहीं कि तबीयत खराब होती नहीं है, होती भी है, पर लेकिन उसको कंट्रोल भी किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि पिछली बार एक बच्चे ने बोला कि सर लेक्चर जो है इतनी धीमी आवाज़ क्यों आ रखी थी, ठीक है। उस टाइम पर मुझे 102 के करीब बुखार हो रखा था, ठीक है, तो उस टाइम पर मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया। तो इतनी क्षमता शरीर के अंदर रहती है, बुखार होने के बाद भी लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। वो अलग बात है कि थोड़ा सा कम वॉइस में रिकॉर्ड हो पा रहा था, पर लेकिन फिर भी उस पढ़ाने में ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती हो रही थी, फिर भी मजा आ रहा था मुझे पढ़ाने में। तो वो चीज़ें आप लोग के इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। तो हल्दी पियो आप लोग, ये सारी चीज़ें आप लोग लाइफ का पार्ट बना सकते हो, ठीक है। मूंगफली और मखाने आप लोग पास में रखा करो थोड़ा सा, अगर अरे जैसे कि ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में मूंगफली सस्ती आती है, मखाने तो मूंगफली रख लो कम से कम, बहुत ही शानदार होती है, भूख नहीं लगने देगी आप लोगों को जब पढ़ने आप लोग बैठते हो। भुनी हुई मूंगफली, वैसे मत लाना वो जो बेसन चढ़ी हुई लेकर आते हो वहाँ से, नहीं, कच्ची मूंगफली लाओ, तवे पे डालो उसको या फिर पैन में डालो, उसको भून लो अपने आप आराम से, हल्का सा। अगर आप लोगों को सूखा भून लो, सूखा ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग ना पॉकेट में भी डाल के चले जाओ, चबाते रहो। और या फिर थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेना है तो हल्का सा उसमें आप लोग जो नमक वमक डाल के, अपना जो घी भी डाल के, उसको फिर इंटरेस्टिंग में वो फिर चखना हो जाएगा तो वो अलग लेवल पे आप लोगों का पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी है। तो हमारी कंट्री में जो प्रैक्टिस की जाती है आयुर्वेदा की, तो इंडियन काउंसिल ऑफ जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, उसके द्वारा आयुर्वेदी, यूनानी और जो सिद्धा है, इसके ऊपर काम किया गया, ताकि दो चीज़ों पर हम लोग फोकस कर सकें। वो दो चीज़ें क्या है, आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा दो चीज़ों पर फोकस करती है, एक तो प्रिवेंट करना और दूसरा क्योर करना। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये शब्द आप लोगों ने हजारों बार मेरे मुंह से सुना होगा। इसका मतलब होता है कि कोई बीमारी अगर है तो आप लोग उसको होने से पहले अगर रोक लो तो प्रिवेंशन हो गया, पर लेकिन अगर हो गई है फिर इलाज करना है तो फिर आप लोगों को क्योर करनी पड़ेगी। इसलिए बोलते हैं कि बीमारी होने से पहले जो आप लोग लेते हैं डोज, उसको वैक्सीन बोलते हैं। कोविड-19 की बीमारी से पहले सबको वैक्सीनेशन दिया गया, मेडिसिन नहीं दी गई, क्योंकि मेडिसिन जो होती है वो बीमारी होने के बाद दी जाती है। तो प्रिवेंशन के टाइम पर वैक्सीनेशन, और जब बीमारी हो जाती है तो क्योर करना है इलाज का, तो उस टाइम पर आप लोगों को मेडिसिन, ठीक है। तो ये है। तो प्रिवेंशन का जो कंपोनेंट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आप लोगों को एक सोशल हाइजीन बना के रखना पड़ेगा, साफ सफाई, एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना पड़ेगा। अपने शरीर को मेंटेन करना भी एक टफ काम है भाई साहब, उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से, जब आप लोग बाथरूम के अंदर नहाने जाते हो, कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी एडियो को डेली साफ करते हैं? जो एडी नहीं होती है, पंजे, और पंजों के आगे जो पंजा है आप लोगों का, जिसमें 5 उंगलियां हैं, किसी को 6 हो तो आप लोग 6 काउंट कर लेना, उनके बीच में जो जगह होती है, पंजे के अंदर जो जगह नहीं होती अंगूठे के और उंगलियों के बीच में, कितने ऐसे लोग हैं डेली उनमें उंगलियां डाल डाल के उसको साफ करते हैं? आप लोग खुद बताइए। अपने शरीर को साफ रखना भी एक बहुत बड़ी कला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बाथरूम में गए, पानी डाला, बस कमर पे हल्का सा हाथ पे, सर पे हाथ फेरा, मुंह पे हाथ फेरा, मुंह को चमका लिया, बस रगड़ लिया, बाकी पार्ट ऐसे ही छोड़ रखा है। फिर शरीर में कहीं दांत होते घूम रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें यार, ये स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, कहीं पे दिक्कतें हैं, ठीक है, और अक्सर घर वाले भी नहीं बताते हैं। तो इनको भी आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। तो क्यूरेटिव एस्पेक्ट की बात की जा रही है आयुर्वेदा की, ये रियलिटी में है, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। एक अंडरवियर, खासकर लड़कों के लिए मैं बातें बोल रहा हूँ, अंडरवियर अपना हमेशा अपने आप धोना है, ठीक है, ये बात अपने साथ ध्यान रखिए। कम से कम एटलीस्ट अपना अंडरवियर आप लोग खुद से धुलना है, ऐसे नहीं कि नहाए और अंडरवियर डाल दिया कि मम्मी धुल देना, ठीक है। ये आप लोग आदत बना लीजिए। कुछ ऐसी आदतें हैं, ये अपना बेड उठते ही, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, अपना बेड आप लोगों को अपने आप से तैयार करना है। अगर ये डिसिप्लिन की चीज़ें हैं यार, ये आप लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएंगे,
और आप लोग लाइफ में एक अच्छी तरीके से अपने आप को समझ पाओगे, संभाल पाओगे और एक शांत दिमाग से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इनको लाइफ में लेकर आओ। और यही आयुर्वेदा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वे ऑफ लाइफ है बेसिकली, जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। की चैलेंज कई सारे फेस किया था मॉडर्न वर्ल्ड में। एक तो कई सारे बात बोलते हैं कि यार ये आउटडेटेड हो चुके हैं, जैसे नहीं हम लोग मम्मी पापा को बोलते हैं कि तुम क्या समझो, अरे माँ बाप है वो तुम्हारे, जिस जिंदगी को तुम जी रहे हो ना वो जी कर आ चुके हैं, तो इसलिए शेयर कर लिया करो उनसे आराम से। आउटडेटेड आइडियाज बोलने लगते हैं, पुराना आयुर्वेदा है आउटडेटेड है, इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट है इमरजेंसी केसेस के लिए, बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इलाज देर में करते हैं पर लेकिन ऐसा नहीं कि इनफेक्टिव आप लोग बोल दो कंप्लीटली। लैक ऑफ आप लोगों के अंदर होमोजेनिटी देखने को मिलेगी, वो नहीं कुछ पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है कौन सी जड़ी बूटी कौन सा काम कर सकती है। ठीक है, कई बार मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा, ये काफी खतरनाक है। ये जो एक तरीके से ना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है वो कई सारे लोगों को ले डूबती है, तो इसके ऊपर तो काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में अगर बात करें इनिशिएटिव्स के, तो डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं, तो नेशनल आयुष मिशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, आधार क्रांति मिशन। ठीक है, इसी के साथ में न्यू पोर्टल ऑन आयुष सेक्टर के ऊपर, एसीसीआर पोर्टल आयुष जो यहाँ पर संजीवनी ऐप बनाया गया यहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने कोई कमी छोड़ी नहीं है, कमी कसर कोई छोड़ी नहीं है कि आप लोगों तक चीजों को पहुंचाया जाए, पर लेकिन अब आप लोगों को देखना है कैसे यहाँ पर काम करना है। एक छोटा सा और आप लोग यहाँ पर एक स्लाइड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया कि इंडिया का जो मेडिसिन सिस्टम है कितने पुराना है। यहाँ पर आयुर्वेदा कितना है, सिद्धा कितना है, यूनानी कितना है, योगा और नेचुरोपैथी और ये बेसिकली होम्योपैथी। तो इसमें पुरानापन आप लोगों को देखने को मिलेगा, कब से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो नॉलेज जो है वो हम लोग ले रहे हैं और इसी की नॉलेज को हम लोग आज के दिन में कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम से कम एक डिजिटल फॉर्म में लेकर आए, क्योंकि कल को चलकर कई सारे लोग आते हैं उठकर पता नहीं कहाँ से सोचकर और बोलते हैं हम लोगों ने ये चीज़ खोज डाली, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखनी है। तो उसके चलते इस नॉलेज को हम लोग को प्रॉपर लेकर आना पड़ेगा और सिस्टमेटिक वे में इसको लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पर डाले गए स्लाइड के अंदर में, हल्का सा स्लाइड डाउनलोड कर लिया करो यार, इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें मैं ऐसे डाल देता हूँ कि मैंने कहा बाद में भी अगर पढ़ने बैठो तो आप लोग समझने बैठो, कल को समझना हो आप लोगों को आयुर्वेदा एलोपैथी में क्या क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए भी कुछ लिखने के लिए भी आ जाए, तो कई सारी स्लाइड में इसके अंदर डाल देता हूँ एक्स्ट्रा जो मुझे लगती रहती है ना कि चलो ये भी डाल देनी चाहिए, तो इनको आप लोग देख लिया करो यार, पीपीटी को जरूर डाउनलोड किया करो आप लोग, कम से कम एटलीस्ट एक बार नजर डाल लिया करो डाउनलोड करके। ठीक है, ये क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, मेरे पास कई सारे बच्चे बोले हैं 1.5 घंटा सर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, मेरा बस चले ना मैं 2 घंटे 3 घंटे लेक्चर को बना दूं, जब ढंग से चीज़ें एक्सप्लेन करने में मन लगता है ना तब चीज़ें पढ़ने में मजा आता है और पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं, पर लेकिन वही है ज़्यादा लिमिटेशन थोड़ा सा होने जाएगा फिर कि सारी चीज़ें स्पून फीडिंग हो गई बिल्कुल ही। तो कोशिश करो कि कुछ चीज़ें जो पढ़ ली जाती हैं उनको खुद से भी आप लोग एनालाइज किया करो, इसीलिए एक ढांचा आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। अब आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा सा आप लोग भी उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि इनिशिएटिव क्या है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा, तो कौन कौन से यहाँ पर ये इनिशिएटिव के नाम है, तो ये आंसर आप लोगों को देने हैं। तो नेशनल जो आयुष मिशन होगा, आधार क्रांति मिशन हो गया, न्यू पोर्टल ऑन आयुष जो सेक्टर हो गया, एसीसी पोर्टल या आयुष संजीवनी ऐप हो गया, तो ये सारे के सारे अभी आप लोगों को बताएं, तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नारा आयुर्वेदा, सत्व आयुर्वेदा, इसी के साथ में यहाँ पर ये वृक्ष आयुर्वेदा, तो ये किस किस से रिलेटेड है, जैसे बोला ना कि इंसान से रिलेटेड है या फिर जानवर से रिलेटेड है या फिर जीव जंतु पेड़ पौधे से रिलेटेड है, तो इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा और पूछ लेंगे, आप लोगों को मैच करना है पेयर में। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं यार एग्जाम में डायरेक्टली, अभी आप लोग देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर ए सही है। ठीक है, क्या सही है, ए। सत्व और जो वृक्ष, वृक्ष तो आप लोग नाम से समझ सकते हैं, वृक्ष के बारे में बात की जा रही है, तो एनिमल थोड़ी ना होगा वृक्षा। ठीक है, तो नाम से ही समझ सकते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट दोनों के उल्टे कर दिए यहाँ पर, तो वन पेयर सही हो गया बस ओनली, और ये हो गया आप लोगों का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप लोगों को देखना है। बात की जा रही है कि हाउ इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम जो पेटेंटिंग बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, यानी कि ऐसे नहीं कि हल्दी जो है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ पेटेंट कर रहे हैं फ्रांस में, भाई साहब हल्दी जो है इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, फ्रांस में शायद यूके में। हमने बोला ओ भाई हमारे बाबा दादा नाना नानी पता नहीं कब कब बता के चले गए, तुमको लग रहा है तुम लोगों ने कुछ नया खोज दिया तो गलत बात है ये। तो हम लोगों ने बोला कि डिजिटल फॉर्म में लेके आओ भाई, ये तो नए नए पेटेंट बना रहे हैं बिना सर पैर वाले हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज के। तो इसके चलते यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में बातें करना स्टार्ट कर दी, ताकि इस सिचुएशन को डिजिटल फॉर्म में लाया जा सके और कोई भी सर्च करे तो उसके सामने खुलकर आ जाए कि ये ले तुम्हारे सामने पूरा डेटा है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ मैं ठीक है, आंसर राइटिंग में क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ पर ये, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
फीडबैक जरूर दे दिया करो यार, जैसा भी आप लोगों को लगता है, और क्वेश्चन अगर लगता है कोई डाउट है तो उसको भी पूछ लिया करो, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन है आज के डेट में मिनिस्ट्री आयुर्वेदा के मिनिस्टर कौन है, ये भी आप लोग क्वेश्चन बताना है, तो देखता हूँ सही आंसर कौन देता है। ओके, अक्सर आप लोगों ने सड़कों पर कई जगह फास्टैग देखे होंगे जहाँ पर टोल कलेक्ट किया जाता है, पर लेकिन सोचो ये टोल जो है ये टाइगर रिजर्व के सामने अगर कलेक्ट किया जाने लगे तो कैसा लगेगा उसमें एंट्री करने से पहले। जी हाँ, एक ऐसा ही एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और इसका भी कलेक्शन का जो काम स्टार्ट किया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। ये एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि 2 राज्य में फैला हुआ है। राज्य कौन कौन सा है ये भी आप लोगों से क्वेश्चन ऑलरेडी कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा। राज्य है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है ये काफ़ी लार्ज स्केल में फैला हुआ है। तो यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में यहाँ पर अभी एक तरीका कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि वो क्या करेगा, वो टाइगर रिजर्व में फास्टैग लगाएगा वहाँ पर एंट्री पॉइंट पर। एक तरीके से सीमा शुल्क आप लोग इसको बोल सकते हैं, ताकि सही से चीज़ों को टैकल किया जा सके और जो भी प्रॉब्लम रहती है पर्टिकुलर एरिया में उसको सोल्व किया जा सके। देखिए कई बार क्या रहता है, कोई भी किसी भी तरीके की एंट्री देखने को मिलती है, तो इससे कहीं ना कहीं जब फास्टैग यूज़ करते हैं तो उससे एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं कि डेटा का कलेक्शन भी होता रहता है। तो ये एक तरीका काफ़ी अच्छा, ये एक तरीका एक एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि इससे पैसे का पैसा इकट्ठा होगा और कहीं ना कहीं उनके बारे में पता रहेगा कि कौन कौन यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में एंट्री कर रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो ये स्लाइड इसके लिए बेहतरीन है, एक अच्छा आप लोगों के सामने उदाहरण पेश करती है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में इसका सेटअप किया गया था। बेसिक पर्पज इसका ये था कि कैसे देश के अंदर में जो नेशनल हाईवे हैं इनको बेसिकली मैनेज करना है, बनाना है, मेंटेन करना है, ये सारा काम इसके द्वारा किया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक पर्टिकुलर एक्ट यानी कि कानून के थ्रू बनाई गई थी। जब कोई भी चीज़ कानून के थ्रू बनाई जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें एक तरीके से कानूनन पावर आ जाती है। नॉर्मली हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को बोल देते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर में आती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो इनका मोटो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, क्या बोलते हैं कि नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन, यानी कि जस्ट सड़कें नहीं बना रहे हैं, हम लोग देश बना रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, और अभी रिसेंटली इसके द्वारा MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट साइन किया गया, ताकि सैटेलाइट की हेल्प लेकर इसरो के साथ में मिलकर हम लोग क्या कर सकें, जो मैप्स हैं बेसिकली जो हाईवे के उनको नापा जा सके, यानी कि हाईवे को हाईवे की मैपिंग की जा सके। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। तो मोटो जरूर याद रखिएगा, नॉट जस्ट रोड्स बिल्डिंग ए नेशन। तो बड़ा ही प्यारा, मतलब दिल, जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना इसको, मतलब पता नहीं अंदर से बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई थी। मैंने कहा वाह यार देश बना रहे हैं भाई साहब, हाईवे नहीं बना रहे हैं ओनली, ठीक है। आज की डेट में लगभग 50,000 किलोमीटर के करीब नेशनल हाईवे अक्रॉस द कंट्री जो यहाँ पर मैनेज किए जाते हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आती है। इसके आज की डेट में चेयरपर्सन कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। हालांकि चेयरपर्सन लिखे हुए हैं, जब स्लाइड में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे, ओके फिर भी एक बार ट्राई करो, ओके। दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये PIB यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा कवर की गई और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की डेट में। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोग को पेट्रोल्स की गाड़ी चलानी है या डीजल की गाड़ी चलानी है या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी चलानी है, तो कौन सी गाड़ी आप लोग प्रेफर करोगे? पेट्रोल चलानी है तो P लिखेगा, डीजल चलानी है तो D और इलेक्ट्रिक चलानी है तो E। आप लोगों का जो भी मन हो, पर लेकिन सरकार का पूरा मन है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो लोगों के पास पहुंचाए जाएं। मतलब क्या है? मतलब ये कि अलग अलग तरीके से इनके द्वारा हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, या फिर बोलो एक तरीके से लोगों के लिए प्रोविज़न बनाए जा रहे हैं, जिसमें अभी जो सिडबी बैंक है वो भी यहाँ पर सामने निकल कर आया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया। उसके तहत यहाँ पर ये 2 तरीके से काम करेंगे, एक तो रहेगा डायरेक्ट तरीका और एक रहेगा इनडायरेक्ट तरीका। मतलब क्या रहेगा? मतलब यहाँ पर इनका एक पर्टिकुलर मिशन है जिसको मिशन 50K EVE, मतलब एक तरीके से आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पर्टिकुलर इसका एक मिशन है जिसको बोला गया 50K EV इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर इको, यानी कि एक तरीके से इकोलॉजिकल, एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट का नाम रखा गया। इसमें ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लैंडिंग प्रोवाइड कराएंगे। जब डायरेक्ट की बात की जाती है तो यहाँ पर होता है कि डायरेक्ट लोन देंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को,
जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड से कनेक्टेड है। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके थ्रू यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। पर लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बन सकता है कि इसके साथ में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और कौन जुड़ा हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है वर्ल्ड बैंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि वर्ल्ड बैंक जो है सिडबी के साथ मिलकर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं। अगर सिडबी के बारे में बात करें तो 2 अप्रैल 1990 में इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और चेयरमैन और एमडी के बारे में बात करें तो ये है शिवा एस रमन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पर भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी को सपोर्ट करने का ये अच्छा तरीका है जिसमें वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने कई बार सुना था कि एक तरीके से सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हो गया, सबसे लंबा रेलवे ब्रिज हो गया, कई सारी ऐसी कहानियां सुनी आप लोगों ने। पर लेकिन अभी जो आप लोगों को देखने को मिलेगा मेट्रो का कमाल कि सबसे गहरा मेट्रो का जो ट्रैक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीका रिवर टनल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। पूरा मुद्दा क्या है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बात कहाँ की जा रही है पहले आप लोग ये समझिए। बात की जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर की। तो वेस्ट बंगाल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वेस्ट बंगाल में यहाँ पर कोलकाता मेट्रो जो है वो हावड़ा फ्रॉम कोलकाता पहुँचने की कोशिश की जाएगी। एक पर्टिकुलर टनल बनाकर जो कि पानी के अंदर बनाया जाएगा। और ये जो टनल होगा वो होगा हुगली रिवर के अंदर। हुगली रिवर जो है ये जो गंगा जी है उसकी एक बेसिकली ट्रिब्यूटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर में बहती हुई नजर आती है। नॉर्मली गंगा जो है वो बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, पर लेकिन यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर में हुगली देखने को मिलती है। आप लोगों को ये बताना है कि जब गंगा वेस्ट बंगाल के अंदर बांग्लादेश के अंदर में, ठीक है, गंगा बांग्लादेश के अंदर में एंट्री कर जाती है, तो बांग्लादेश के अंदर में जब गंगा एंट्री करती है तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग को ये बताना है। अभी ये जो पर्टिकुलर टनल बनाया जा रहा है ये देश का पहला ऐसा रेलवे टनल है जो 33 मीटर बिलो द सरफेस जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये सारा का सारा कारनामा जो किया जा रहा है वो हुगली रिवर में किया जा रहा है। 45 सेकंड क्रॉस करने में लगेगी इस टनल को। लगभग ये जो है 32 से 33 मीटर नीचे देखने को मिलेगा और लेंथ जो है वो है 10.8 किलोमीटर। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। जब कोई ऐसा डिफरेंट सा काम किया जाए तो अपने आप में काफ़ी सारे चैलेंजेस सामने आते हैं। तो सारे के सारे चैलेंजेस कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है वो यहाँ पर लेकर चल रही है। कोलकाता मेट्रो रेल जो है उसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, उसको इनोग्रेट किया गया था 24 अक्टूबर 1984। याद रखिएगा 1984 जो फर्स्ट मेट्रो थी देश के अंदर में। अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले वो कहाँ पर थी तो वो थी कोलकाता के अंदर में जो 1984 में। सोचो आप लोग, आज के डेट में दिल्ली वाले खुश रहते हैं ना कि हाँ भाई साहब सबसे पहले हमारे यहाँ मेट्रो आई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेट्रो देश के अंदर में जो देखने को मिली थी कोलकाता के अंदर में। और अभी फर्स्ट रिवर के अंदर में जो यहाँ पर स्टेशन ये सारी चीज़ें टनल वगैरह बनाया जा रहा है ये पहली बार कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये भी कोलकाता के अंदर में, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। अगर बात की जाए तो जनरल मैनेजर कोलकाता मेट्रो रेल के जो हैं उनका नाम है पी उदय कुमार। और जो एमडी हैं यहाँ पर बेसिकली जो कोलकाता मेट्रो के उनका नाम है HN जायसवाल। तो ये मिलकर यहाँ पर इनके द्वारा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक सेकेंड, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। हुगली रिवर जरूर याद रखिएगा और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है वो है गंगा रिवर की। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि LIC ले ली क्या। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा अनाउंस किया गया अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछा जाता है पर्सन इन न्यूज़ में तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो LIC के नए चीफ जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो हैं जो यहाँ पर रत्नाकर पटनायक थे उनको रिप्लेस कर PR मिश्रा देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में चीफ रिस्क ऑफिसर जो है यहाँ पर ये आप लोगों को PC पाइकरे देखने को मिलेंगे जो कि तबलिस पांडे को रिप्लेस कर। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर। ये देखो कई बार कंपनी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जब कोई इंसान जाता है ना तो ऐसी पोस्ट पर भी बैठ जाता है जाके। 1990 में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू गए थे और आज इस ऑफिस पे जाके बैठ गए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये 1 सितंबर 1956 में बनाई गई एक कंपनी, हेडक्वार्टर मुंबई में। और आज की डेट में जो चेयरपर्सन है इसके ये सिद्धार्थ मोहंदे, ठीक है। इनका नाम भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ओके।
तो बेसिक है, थोड़ा सा आइडिया कम से कम रख सकते हैं आप लोग। स्पोर्ट की कैटेगरी में आप लोग जाओगे तो पीटी उषा जी जो हैं उनको रिसेंटली अभी ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के द्वारा। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। उनके पास में टोटल मिलाकर 33 मेडल हैं। आप लोगों ने पर्सन इन न्यूज़ में जो मैंने दिखाया था उनके गले में मेडल देखे होंगे। 19 गोल्ड हैं इन एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप के अंदर में। फर्स्ट इंडियन एथलीट है जिनके द्वारा विन किया गया था मेडल 4 कॉन्जुगेटिव एशियन गेम्स के अंदर में। और ऑल्सो अगर बात करेंगे आप लोग 6 मेडल इंक्लूडिंग द 5 गोल्ड इन जकार्ता एशियन जो मीट हुई थी 1985 में। उन्हें कहते हैं कि गांव में रोला पड़ गया था है तो इनके द्वारा वो काम किया गया था। तो काम करो तो ऐसा कि भाई साहब शोर मच जाए, ठीक है। 36 एडिशन जो एशियन जो रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में बात करें तो ये रिसेंटली अभी अस्थाना कजाकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिली। हमारे देश के द्वारा आप लोगों ने बताना है जो ये रेसलिंग चैंपियनशिप देखने को मिली। मैंने आप लोगों से कई नाम डिस्कस किए थे, कोई 2 नाम लिखो आप लोग यहाँ पर। अगर बात करें विद अचीवमेंट्स, इंडिया ने 7th पोजीशन यहाँ पर मेडल टैली में देखने को मिली। टॉप 3 नेशन में अगर बात करें तो मेडल जो टेबल है अगर बात करेंगे तो गोल्ड मेडल जो थे उसमें कजाकिस्तान, जापान और ईरान थे। हमारी पोजीशन जो थी वो 7वें नंबर पर थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है यहाँ पर ये चैंपियनशिप। कौन बनेगा छोटू करोड़पति, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। बात की जा रही है इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस के बारे में। बोला जा रहा है कि ये एक इंफॉर्मेशन डेटाबेस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, किसका? इंटरपोल का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, या यूनाइटेड जो नेशन ऑफिस ऑन द ड्रग्स एंड क्राइम है, या फिर IMF। अगर सुनने में किसका नाम लग रहा है अगर पूछा जाए तो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बात की जा रही है यहाँ पर कुकुम्बर पनीर जो थ्रेचाई, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे ग्रेप्स, जिसको GI टैग का दर्जा दिया गया है। किस में, कौन से राज्य में? ये तमिलनाडु, केरला, आसाम या फिर तेलंगाना। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। कौन सी कंट्री के द्वारा अभी इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट जो यहाँ पर देखने को मिला कंडक्ट किया गया? UK, इंडिया, फ्रांस या फिर USA। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव? इंडिया, इंडोनेशिया, जापान या फिर चाइना। ये आप जापान या फिर चाइना आप लोगों को यहाँ पर बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताइएगा। और अभी आप लोगों ने देखा जो एप्लीकेशन के ऊपर एक छोटा सा आप लोगों का क्विज जो स्टार्ट किया गया, डेली क्विज, उसी के साथ में जो आप लोगों का संडे में आप लोगों का क्विज टेस्ट भी होता है। किस किस ने वो अटैम्प्ट किया जरूर बताएगा, उससे काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है, फिर इसका आंसर बताया जाएगा। देखता हूँ कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तब तक हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये है वादवाना वेटलैंड के बारे में, जिसको वादवाला आप लोग यहाँ पर आद्य भूमि बोल देते हैं कई बार वेटलैंड को। ये गुजरात के अंदर में एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिवर का नाम है जिसका नाम है यहाँ पर ओसांग। तो रिवर का नाम आप लोग याद रखते हैं जो कि ज्वाइन करती है नर्मदा रिवर के साथ में। ये पर्टिकुलर लोकेशन है चंद्रदूत, ठीक है। तो कई बार पॉइंट आप लोगों से पूछ लिया जाता था। ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो फॉर्मर जो वडोदरा बेसिकली स्टेट हुआ करता था उसके टाइम पर यहाँ पर इसको 1910 में क्रिएट किया गया था। ये आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन जो देखने को मिल रही है यहाँ पर, तो याद रख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। लगभग 80 के करीब जो माइग्रेटरी बर्ड की स्पीसीज पाई जाती है। रामसर साइट का दर्जा इसको दिया गया 2021 में, ताज़ा अभी। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से माइग्रेट होकर कई सारी स्पीसीज आप लोगों को आती हुई नजर आती हैं, ठीक है। तो और भी कई सारे यहाँ पर बर्ड जो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो रामसर साइट है इनको भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें जो इसके बारे में तो इसका नाम आप लोगों को डायरेक्ट पता है, ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो इंसिडेंट एंड जो ट्रैफिकिंग डेटाबेस है उसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये कारनामा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है यहाँ पर तमिलनाडु। ये यहाँ पर इसका जो बेसिकली ग्रेप्स है उसको GI टैग का दर्जा दिया गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, वैसे ही तो आर्टिकल भी डिस्कस करूँगा मैं। इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट के बारे में बात करें तो USA के द्वारा यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था हमारे देश की कैटेगरी को कि यहाँ पर इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया, तो फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया था। इसी के साथ में यहाँ पर बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव के बारे में बात करें तो ये भी एक ऐसा आर्टिकल जो कि डिस्कस किया जाएगा आप लोगों से अभी। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर में यहाँ पर ये देखने को मिला, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था। CSAT का जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा बताइए, सही आंसर होगा यहाँ पर B। ये आप लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन है, तो सही से आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आइए कुछ अंग्रेजी के शब्द सिखाता हूँ आप लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को पहुँचाएंगे किसी भी एग्जाम में जब हम लोग बात करेंगे। पहला शब्द जो है ये है ग्रेटेस।
ग्रेटेस्ट जो होता है इसको बोलते हैं मुफ्त खोरी, ठीक है, एक तरीके से बिना शुल्क के। आप लोगों ने कई बार देखा हो ना, कई बार गांव वाले एरिया की साइड में चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बस में जा रहे हैं तो बस में किराया नहीं देंगे, क्या है, स्टाफ है भाई, ठीक है। पुलिस वाले अक्सर कई बार आप लोग करते हुए पाए जाते हैं, किराया नहीं देते हैं, स्टाफ है भाई। कई बार इसके चलते लड़ाई भी होती है स्टाफ चलाने के चक्कर में, है कि नहीं। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर इनक्रेडिलिटी, इसको कहते हैं शक, यानी कि अविश्वास, यानी कि किसी के ऊपर ट्रस्ट न होना, तो इसको इनक्रेडिलिटी के बारे में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये शब्द भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। ये ऐसे शब्द जो होते हैं कई बार न्यूज़पेपर में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब कोई यहाँ पर इस तरीके से करता है, शक करता है, तो चालाकी देखने को मिलती है, तो फिनेस बोल सकते हैं आप लोग एक तरीके से चालाकी को। और दूसरे लोग ये सारे देखकर क्या हो जाते हैं, ग्लम यानी कि उदास हो जाते हैं, ठीक है। फिर स्टेल्थी यानी कि गुप्त रखने की कोशिश की जाती है चीज़ों को। तो शब्द काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनको आप लोग याद रख सकते हैं, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। तो ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो किस किस को कैसा लगा ये डिस्कशन जरूर बताइएगा। लेक्चर का फीडबैक देना, लेक्चर कैसा लगा, और जो रात को 12 बजे जगे बेसिकली ओनली बर्थडे विश करने के लिए, उनको तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। मॉर्निंग में भी उठ जाया करो, अपना शेड्यूल फॉलो कर लो अच्छे से, एग्जाम पास में आ रहे हैं। अभी मंथली वीडियो आप लोग की अपलोड कर दी है, अभी आप लोग को ईयरली वीडियो भी देखने को मिलेगी, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, इतना अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है। काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों में यार, पर लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए अगर फ़ायदा पहुंचा रही है तो वर्थ इट है। तो ये आप लोगों को एंजॉय करना है। तो अभी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 की प्रोवाइड करा दी है। आने वाले टाइम में अभी यहाँ पर सारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उनको आप लोग जरूर एंजॉय करिएगा। फीडबैक जरूर देना। बाकी जो भी लेक्चर चल रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, उनको आप लोग एंजॉय करिए अच्छे से। कोई भी डाउट, समस्या, परेशानी हो तो बताइएगा जरूर, उसको सोल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।